पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी मगध ही थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान बताया। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बिठा दिया। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक महाविद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन, सब किसी न किसी रूप में इस भूमि से जुड़े थे। बिहार का इतिहास बहुत गौरव रहा है और उसी को आज तक में भी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो चाणक्य की अर्थशास्त्र रही हो या फिर वात्स्यायन रहे हो, उनके कामसूत्र पुस्तक रहा हो। यहाँ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। चीन से यहाँ पढ़ने ह्वेनसांग आया करते थे। उस समय जब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता था, अर्थव्यवस्था में पशुपालन और कृषि का जब योगदान सर्वोपरि होता था, तो बिहार जो मगध का क्षेत्र था वो बड़ी संपन्न होता था। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का गौरव मध्यकाल आते आते धुंधला पड़ गया। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक कर मुल्तान से लेकर दिल्ली तक पर फतह कर लिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। सत्ता का केंद्र बदल गया। पाटलिपुत्र जो भारत के पहले साम्राज्य की राजधानी थी, राजनीतिक केंद्र के रूप में नीचे गई। कहने का मतलब उसका अवसान हुआ, फॉल हुआ, डाउनफॉल हुआ। बारहवीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। यहां कभी दूर देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होने का गौरव पहले ही गंवा चुका था। इस आक्रमण के बाद मगध ने शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होने की ख्याति भी गंवा दी। अफगानिस्तान से आया था बौद्ध धर्म के खिलाफ में, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं किया बल्कि यहाँ पे बहुत सारे जो 10,000 मॉन्क थे, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। इतिहास को खंडहर में तब्दील कर विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। सेना रहने के लिए नष्ट किए हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगी। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। देखिए, बिहार के इतिहास को जो हम पाते हैं तो बिहार प्राचीन काल से ही कुछ अलग भूमि थी, ज्ञान की भूमि थी, जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए। लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय थे, इनको महाविहार कहा जाता था। विहार एक संस्कृत शब्द है जहाँ पर लोग मूल रूप से निवास करते हैं। तो जो भी इस प्रकार के लोग थे, विहारों में निवास किया करते थे, और अनेक विहार पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उस समय चल रहे थे, जिनका वर्णन जितने भी चीनी यात्री आए, चाहे फाहियान आए हों, ह्वेनसांग आए हों, सबने किया है। और जिस समय आक्रांता पश्चिम से भी आए, उन्होंने भी इन्हीं विहारों में निवास कर अनेक भिक्षुओं को देखा। यहाँ पे सब चीज़ की पढ़ाई होती थी, तांत्रिज्म, मेडिसिन, वेदा, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, योग विद्या, सब चीज़ की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। मुगल काल में जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था।
कहते हैं उन्होंने बिहार की शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। वो शिकार खेलने गया और शिकार में एक शेर उस पर आक्रमण किया, और शेर जब आक्रमण करता है तो सारे लोग हतप्रभ रह गए, नवाब भी हतप्रभ रह गए। लेकिन शेर शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार के एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। कुछ बिखरे हुए गांव यहाँ पर थे, लेकिन उसने यहाँ के महत्व को समझते हुए इसे नए सिरे से बसाने का काम किया। जो दुर्ग उसने बनवाया उसके कुछ अवशेष आज भी पटना सिटी में देखे जा सकते हैं, और यहीं से शेर शाह ने एक तरह से दिल्ली में अपने प्रशासन को विकसित करने में भी भूमिका निभाई। उन 5 सालों में शेर शाह ने जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया वो एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया, ऐसी नींव लगा गया, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। स्पेशली लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट में, लैंड रेवेन्यू की सिस्टम में, वो भी बिहार की ही देन है। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासन में हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना की शानो शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया। हाँ, उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहाँ आया। उसने जिद की कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था। जब मेडिवल पीरियड आया बहुत बाद में, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर प्रसार हुआ इस्लाम का और डायनेस्टी बनी, मुगल डायनेस्टी बनी, तो निश्चित रूप से और उन लोगों का प्रभाव बढ़ा तो अजीमाबाद इसका नाम पड़ा, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाया। एक शायर हुए अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, लेकिन ये बहुत दिन तक चला नहीं। ये पटना मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये कॉलोनियल पीरियड का है। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ओ ना प्यारा रब, ओ ना जुगई, ओ ना प्यारा रब। 1717 में नवाबों का शासन आया, तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। बिहार में उस समय अपना कोई उस तरह का शासक नहीं था जो बिहार को अलग पहचान दे। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका सारा ध्यान दिल्ली पर होता था, लखनऊ के नवाब का। बिहार जो है अनअटेंडेड रह गया और इसका फ़ायदा बंगाल के नवाबों ने उठाया। विशेषकर जब सुजाउद्दीन शासक हुआ तो उसके ज़माने में बिहार को पूरी तरह से बंगाल में मिला लिया गया। दिल्ली देख नहीं रही थी, लखनऊ का यहाँ कोई ध्यान नहीं था और बंगाल वाले ही समृद्ध थे, क्योंकि बंगाल के पास अपना बंदरगाह था, अपनी इकोनॉमी थी। और बंगाल के साथ उस ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि बंगाल उत्तर भारत के राजनीतिक डिस्टर्बेंसेस से अछूता था। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ। बहुत कम संख्या में होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया।
चूंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे, पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बना। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दी। अफीम के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पटना था और गाजीपुर और बनारस से अफीम की खेती होती थी और वहाँ से अफीम पटना लाई जाती थी और यहाँ से फिर इसको गंगा के रास्ते बंगाल और तब चीन भेजा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार को भी एहसास हो चला था कि अंग्रेज जितना दे नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा लूट रहे हैं। 1857 में जब संपूर्ण भारत ने आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, तब आग बिहार में भी लहकी थी। एक तरफ पटना के रहने वाले पीर अली थे, जिनके नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों पर 3 जुलाई को हल्ला बोला था। उन्हें 7 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया गया था। दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको सबसे निर्णायक हार अगर इस संघर्ष में झेलनी पड़ी तो कुंवर सिंह के हाथों ही झेलनी पड़ी, जब कैप्टन ली ग्रां को उन्होंने पराजित किया। छापामार युद्ध लड़ते हुए सेनानियों ने अंग्रेजों को महीनों तक उलझाए रखा। 9 महीने लगातार अंग्रेजों से लड़ने के बाद एक रोज बाबू कुंवर सिंह जब गंगा पार करके अपने गांव जगदीशपुर लौट रहे थे, तभी अंग्रेज अफसर डगलस की अगुवाई में उन पर हमला बोल दिया गया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से अपना वो हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बना। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना की सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण केवल 4 साल में कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूलों, कॉलेजों का निर्माण हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की भूमि पर बीते हुए कल का सफर करते हुए न जाने ऐसे कितनी मिसाल हमें याद आ रहे हैं। जिस धरती से भगवान महावीर ने पहली बार दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, वहीं से आधुनिक दौर में अहिंसा का सबसे प्रबल आह्वान होने वाला था। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। अंग्रेज पूरा लगान मांग रहे थे। गांधी जी ताजा दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। स्थानीय लोगों की गुहार पर गांधी जी इन किसानों की मदद के लिए चंपारण पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को फौरन चंपारण छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की पहली झलक थी। सत्याग्रह को हथियार के तौर पर भी गांधी जी ने चंपारण में ही आजमाया था। सत्याग्रह का ये प्रयोग जल्द ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होने वाला था। आजादी की खुशबू फैलने वाली थी। लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी पहली फसल बिहार में ही बोई गई थी। बिहार की धरती से गांधी जी ने 2 बातें समझी: सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया।
1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहां से एक नई करवट ले रहा था। आजाद भारत में बिहार का किरदार दिखाएंगे पाटलिपुत्र के अगले एपिसोड में।